गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताएंगे आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम शेष नहीं बचा हुआ है, कुछ ही दिन है। और इस हम नेट क्रैक करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा यानी रात दिन एक करना होगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें रात दिन एक करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो चलिए उसी में हम आपका सहयोग करने के लिए आपके लिए जून 2005 के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि जून 2005 के हैं। जून 2005 में जो पेपर हुआ था विजुअल आर्ट का, उसी का पेपर लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अर्थात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन हुए हों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्योंकि एनटीए ज़्यादा क्वेश्चन नए नहीं पूछता है। 60% या 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन के लिए आपको उसकी लैंग्वेज को समझना होगा, क्योंकि आप लोगों को आता तो बहुत ज़्यादा रहता है, बट एनटीए अपनी लैंग्वेज में ऐसा आप लोगों को उलझाता है कि आते हुए क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। और वो सेम क्वेश्चन तो नहीं देगा, सेम क्वेश्चन भी देता है, बट सारे क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं। कुछ भी होता है ऑप्शन चेंज कर देता है, वहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप उसको ठीक से पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपसे क्लियर रहेंगी, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारा ये सेशन जो है 15 क्वेश्चन का है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कांधार किस लिए जाना जाता है? कांधार अर्थात ये गांधार भी है। क्या है आपका? गांधार। गांधार शैली है। क्या है? गांधार शैली। और आपके गुप्त काल में, गुप्त पीरियड में जो था, उसमें मूर्ति यानी मंदिर मूर्ति निर्माण की दो शैलियाँ विकसित हुई थी। गांधार थी और कौन थी? मथुरा शैली थी। कौन थी? मथुरा शैली थी। मथुरा शैली थी। और इसमें पूछा जा रहा है गांधार शैली किस लिए फेमस थी? तो पहला है रंगे हुए मिट्टी के बर्तन, दूसरा है जैन चित्र, तीसरा है शिव का सर, चौथा है आपका बुद्ध की प्रतिमा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? बताइएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। गांधार या कांधार किसके लिए फेमस है? तो ये आपके राइट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात बुद्ध की प्रतिमा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बुद्ध की प्रतिमा के लिए फेमस है। तो गांधार शैली में जो पत्थर यूज किए जाते थे मूर्तियों को बनाने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता था? ग्रे चिस्ट स्टोन। ग्रे चिस्ट स्टोन कहा जाता था, या फिर इनको ग्रे चिस्ट स्टोन कहा जाता था। उसके बाद मथुरा शैली में क्या होता था? रेड रेड स्पोन चुरेट। रेड स्पोन चुरेट मार्बल होता था, अर्थात पत्थर होता था। इसको लाल बलुआ पत्थर कहते थे। क्या कहते थे? लाल बलुआ पत्थर कहते थे। इसको क्या कहते थे? लाल बलुआ पत्थर कहते थे। और वहीं पे इसको क्या कहते थे? इसको ग्रेसिस्ट स्टोन कहते थे। ग्रेसिस्ट स्टोन अर्थात स्लेटी। हाँ, स्लेटी पत्थर होता था। क्या होता था? ये स्लेटी पत्थर होता था। तो इसमें गांधार शैली में जो मूर्ति कला के लिए जो जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो वो आपके थे ग्रेसिस्ट स्टोन, अर्थात ग्रेसिस्ट स्टोन होते थे। इन्हीं को ग्रेसिस्ट भी कह सकते हैं। फिर इसको क्या कहते थे? स्लेटी पत्थर। और इसमें मथुरा शैली में जो होता था रेड स्पॉन्ज रेड होता था, इसे लाल बलुआ पत्थर भी कहते थे। तो आपकी बुद्ध की प्रतिमा जो है वो गांधार शैली में बनी हुई है। तो इसमें चलिए देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। इसमें है, एक प्रतिरूप की बारीकी स्थापित करना योग्यता का रिकॉर्ड या प्रतिलिपि की बारीकी क्या कहलाती है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? 1 मिनट। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें है आपका 1 मिनट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। इसमें क्या है? एक प्रतिरूप की बारीकी स्थापित करना योग्यता का रिकॉर्ड या प्रतिलिपि की बारीकी क्या कहलाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका मेस है। क्या है? पहला आपका मेंस है, फिर है स्क्रीन है, फिर है रेजुलेशन है, फिर है आपका टोन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका तीसरा।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। क्या कहते हैं उसको? यानी प्रतिरूप की बारीकी स्थापित करना योग्यता का रिकॉर्ड या प्रतिलिपि की बारीकी क्या कहलाती है? आपकी रिजोल्यूशन कहलाती है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोफेसर NS बेंद्रे के चित्रों का आधार क्या है? पूछा जा रहा है। NS बेंद्रे थे आपके चित्रकार, उनका आधार क्या है? पहला है आपका फोक शैली है, फिर रियलिस्टिक शैली है, फिर है आपका ओरिएंटल शैली है, उसके बाद क्या है? क्यूबिस्टिक शैली है। इसमें पूछा जा रहा है कि NS बेंद्रे का चित्रों का आधार क्या था? तो क्या था? NS बेंद्रे पे किसका प्रभाव था, किस शैली का प्रभाव था? बताएंगे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सॉरी, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा आपका 1 मिनट, इसमें होगा आपका फोक शैली। क्या होगा? फोक शैली होगा। फोक शैली को ही क्या कहते हैं? लोक शैली भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोक शैली भी कहते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्यूबिस्ट शैली, अर्थात क्यूबिस्ट को क्या कहते हैं आपके? क्यूबिस्ट आपका होता है घनवास शैली। ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके सहयोगी थे गगनेन्द्रनाथ या अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। उसके बाद चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है आपका? विस्कोसिटी। चौथा क्वेश्चन क्या है? विस्कोसिटी छापा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पूछा जा रहा है विस्कोसिटी छापा के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पहला है आपका प्लास्टिक सतह है, उसके बाद है आपका विभिन्न रोलर वाले यानी विभिन्न शक्ति के रोलर हैं, फिर है आपका तेलों के प्रकार हैं, फिर है आपका क्या? पतलापन है, यानी पतलापन रंगों को करने के लिए। तो विस्कोसिटी यानी छापा प्राप्त करने में छापा की 4 विधियां प्रचलित थी। छापा की 4 विधियां प्रचलित थी। पहला क्या था आपका? पहला क्या था? उभारदार सतह प्रणाली। उभारदार सतह प्रणाली। क्या था? उभारदार सतह प्रणाली। इसे क्या कहते थे? रिलीफ पेंटिंग। रिलीफ प्रिंटिंग कहते थे। क्या कहते थे? रिलीफ प्रिंटिंग कहते थे। उभारदार जिसे कहते थे, यानी पहला था आपका 1 मिनट रुक जाइए। पहला क्या था आपका? रिलीफ प्रिंटिंग था। पहला क्या था? रिलीफ प्रिंटिंग था। उसके बाद आपका था इंटेग्लियो प्रिंटिंग था। इंटेग्लियो प्रिंटिंग के बाद क्या था आपका? प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग था। उसके बाद क्या था आपका? एक और प्रणाली थी, एक और थी, 1 मिनट देखते हैं, बताते हैं आपका क्या था वो। एक और प्रणाली थी आपकी प्रिंटिंग की, वो क्या थी? 1 मिनट। हाँ, प्लेनोग्राफी थी। उसके बाद सिल्क स्क्रीन था। क्या था? सिल्क स्क्रीन माध्यम था। तो इसमें क्या होता था? इसको उभारदार सतह प्रणाली कहते थे। इसे क्या कहते थे? उभारदार सतह प्रणाली कहते थे। इसको क्या कहते थे? अंतः सतह प्रणाली कहते थे। अंतः सतह प्रणाली कहते थे। क्या कहते थे? अंतः सतह प्रणाली। और यहाँ पे प्लेनोग्राफी क्या था आपका? समतल सतह प्रणाली था। समतल सतह प्रणाली था। और सिल्क स्क्रीन जो था वो क्या था आपका? सेरीग्राफी, अर्थात सेरीग्राफी था। क्या था? सिल्क स्क्रीन जो था आपका वो सेरीग्राफी था। तो इसमें था कि विस्कोसिटी भी उसी के अंतर्गत आपकी एक छापा प्राप्त करने की क्या है? आपकी एक विधि है। विस्कोसिटी क्या है? आपकी छापा प्राप्त करने की एक विधि है, जिसमें क्या होता है? विस्कोसिटी में पूछा जाता था कि विस्कोसिटी की खोज किसने की थी। अगर पूछा जाता है विस्कोसिटी की खोज किसने की थी, तो आपके आएंगे, कौन आएंगे उसमें? विस्कोसिटी की स्टैनली हैटर। कौन है? स्टैनली हैटर। विस्कोसिटी की खोज किसने की थी? स्टैनली हैटर थे। यानी विश्व में जो खोज की थी वो स्टैनली हैटर ने की थी। और वहीं पे अगर पूछता है भारत में किसने की खोज,
भारत में अगर पूछ लेता है तो क्या बताएंगे, आपके कृष्णा रेड्डी हैं। कौन है? कृष्णा रेड्डी हैं। विस्कोसिटी से संबंधित कलाकार जो हैं जिन्होंने भारत में खोज की है वो कौन है? आपके कृष्णा रेड्डी साहब हैं। वहीं पे विस्कोसिटी को अन्य नामों से और भी जाना जाता है। आपकी विस्कोसिटी जो है देखिए उन्हें और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे है आपका वर्ण सैनता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वर्ण सैनता भी कहते हैं, वर्ण श्यानता भी कहते हैं। फिर है आपका बहुरंगी छापा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बहुरंगी छापा भी कहते हैं। चिपचिपाहट वाली प्रक्रिया भी कहते हैं, श्यानता भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? विस्कोसिटी के नाम है। अगर आपको वहाँ पे उलझा देता है कि वर्ण श्यानता विधि में क्या इस्तेमाल होता है या फिर बहुरंगी छापा में क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये विस्कोसिटी के बारे में ही पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? विस्कोसिटी के बारे में। और इसकी खोज कब हुई थी? 1920 में, यानी स्टैनले हैटर ने जो किया था इसकी खोज, वो किस सन में की थी? 1920 ईस्वी में की थी। विश्व में सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो 1920 ईस्वी में हुई थी। और भारत में जो हुई थी वो किस सन में हुई थी? आपकी भारत में जो हुई थी वो कृष्णा रेड्डी ने की थी। और कृष्णा रेड्डी ने की थी। इसमें क्या होता था कि उसमें छापा प्राप्त करने के लिए जो होता था, सतह को ऊंची नीची बनाया जाता था, यानी ऊंची नीची बहुरंगी छापा से सतह बनाई जाती थी। प्लेट को ऊंची नीची प्रक्रिया से ही क्या किया जाता था? प्लेट का इस प्रकार से संयोजन किया जाता था। प्लेट का जो संयोजन होता था वो इस प्रकार से किया जाता था कि उस पर मुलायम, यानी कि गहराई, ऊंचाई और गहराई क्या होती थी, उस पर ऊंचाई और गहराई का जो होता था उस पर अंतर महसूस होता था, या फिर ऊंचाई और गहराई को उस पर उत्पन्न किया जाता था। फिर उसमें क्या होता नरम रोलर थे आपके, मध्यम रोलर थे, कठोर रोलर थे। तो सबसे ऊपरी सतह पे क्या होता था कि सबसे निचली सतह जो होती थी उस पर नरम रोलर से स्याही को लगाते थे। लेकिन जो सबसे ऊंची सतह होती थी उस पर हम कठोर रोलर के माध्यम से रंगों को लगाते थे। तो इसमें क्या है? विस्कोसिटी छापा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसमें पहला है प्लास्टिक सतह, दूसरा है विभिन्न शक्ति के रोलर, फिर तीसरा है तेलों के प्रकार, चौथा है पतलापन रंगों का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, अर्थात विभिन्न शक्ति के रोलर होते थे, नरम होते थे, मध्यम होते थे और कठोर होते थे। उसी के माध्यम से हम क्या करते थे? छापा प्राप्त करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन से आपको कई सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। तो सिर्फ 15 क्वेश्चन की सीरीज नहीं है, ये 30 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन के बराबर आपकी सीरीज है। इसको ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखते हैं। कौन से दो नाम साधारणता शिल्पकला और वास्तुकला से जुड़े हैं? पहला है आपका, पहला कौन सा है ऑप्शन? पहला है फॉर्म एवं वॉल्यूम। क्या है पहला? फॉर्म एवं वॉल्यूम। उसके बाद स्ट्रक्चर एवं रिदम, फिर स्ट्रक्चर एवं वॉल्यूम, फिर है आपका क्या? स्ट्रक्चर एवं 3 डायमेंशनल। तो इसमें क्या है आपका, कौन सा है? यानी शिल्पकला और वास्तुकला से जुड़े हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप? राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका स्ट्रक्चर एवं 3 डायमेंशनल। शिल्पकला अर्थात वास्तुकला, तो ये क्या पूछ रहा है? शिल्पकला अर्थात मूर्तिकला से इसका तात्पर्य है। किससे है इसका तात्पर्य जो है वो? किससे है? मूर्तिकला से है। तो मूर्तिकला में आपका क्या क्या होता है? 3 डायमेंशनल होती है। मूर्तिकला जो होती है वो त्रिआयामी होती है। क्या होती है? मूर्तिकला आपकी जो होती है वो त्रिआयामी होती है। त्रिआयामी में क्या क्या होता है? आपका लंबाई होता है, फिर चौड़ाई होता है, और क्या होता है उसके बाद? गहराई भी होता है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ें आपके मूर्तिकला में आती हैं, और इसीलिए इसे 3 डायमेंशनल अर्थात त्रिआयामी कला भी कहा जाता है। वहीं पे आपका चित्रकला है, चित्रकला है, ये कितने डायमेंशनल है इसके? तो ये 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशनल अर्थात इसमें क्या होते हैं? ये द्विआयामी होती है। क्या होती है? ये चित्रकला जो होती है वो द्विआयामी होती है, और वहीं पे मूर्तिकला जो होती है वो त्रिआयामी होती है। अगर यही में पूछा जा रहा है मोनालिसा जो है वो क्या है? एक चित्र है, लेकिन वो चित्र क्या है? वो 3 डायमेंशनल है। उसमें वो उस चित्र में क्या दर्शाया गया है? त्रिआयामी दर्शाया गया है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है? इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है चित्र में, लेकिन आपके मूर्तिकला में लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज होती है। तो क्या है इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसमें है स्ट्रक्चर एवं 3 डायमेंशनल।
चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन और कारण। पूछा जा रहा है एचिंग प्रिंट धातु की प्लेट या कोई सख्त सतह पर बनाया जा सकता है। तो इस उसके बाद कारण क्या है, एचिंग बगैर किसी तकनीकी सहायता से बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों ठीक हैं। फिर दूसरा है आपका ए और आर दोनों गलत है। फिर है आपका ए ठीक है आर गलत है। चौथा क्या है आपका ए आंशिक ठीक है पर आर गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, एचिंग यानी अम्लांकन। एचिंग क्या है, अम्लांकन है। इसको कहते हैं प्रिंट धातु की प्लेट या कोई सख्त सतह पर बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि धातु की प्लेट कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सख्त सतह हो। धातु की प्लेट जिंक कॉपर या एल्युमिनियम कुछ भी हो सकता है एचिंग करने के लिए, तो कोई सख्त सतह की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ये गलत है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसमें फिर देखते हैं एचिंग बगैर किसी तकनीकी सहायता से बनाया जा सकता है। तो ये भी क्या होगा आपका गलत, रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि एचिंग में अम्लांकन करने के लिए हमें कई सारे क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करना होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड हुआ और भी क्षारीय पदार्थ हैं उनका प्रयोग करना होता है। बिना एचिंग में बिना हम तकनीकी सहायता से अम्लांकन नहीं कर सकते हैं। तो दो के दोनों ऑप्शन क्या हुए आपके, रॉन्ग हुए। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अर्थात इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों क्या हैं आपके गलत हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नीचे दिए गए दिनों में से नीचे क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही गया है। यहाँ पे चित्रों होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, चित्रों। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे चित्रों में से किसको समय अनुसार रखा गया है, अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन इसको समय के अनुसार कब कौन सा किस वर्ष में बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें इसमें मोनालिसा जो था किस सन में बनाया गया था आपका, 1504 ईस्वी में बनाया, 1500 ईस्वी से 1504 ईस्वी में बनाया गया था। और मोनालिसा किसने बनाया था, मोनालिसा जो था आपका 1500 से 1504 में बनाया गया था। और इसे किसने बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची जो थे आपके हाई रिनेसां के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। कौन थे, हाई रिनेसां के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। और ये लियोनार्डो दा विंची का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था, 14 अप्रैल 1452 ईस्वी को। और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, कला दिवस, विश्व कला दिवस जो मनाया जाता है वो लियोनार्डो दा विंची के जन्म के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। अर्थात किस उसको मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं, ये आपका मोनालिसा हो गया 15 में। फिर द लेस मेकर, ये मुझे मिस हो रहा, नहीं याद आ रहा है। ये आपका ओलंपिया जो है ये 1865 में होगा। ओलंपिया जो है आपका 1865 में होगा। और ओलंपिया किसका चित्र है, तो ये आपके एडवर्ड माने थे, प्रभाववाद के कलाकार हैं आपके एडवर्ड माने। कौन है, एडवर्ड माने हैं। इनका चित्र है ओलंपिया, जो कि कब बनाया गया था, 1865 ईस्वी में बनाया गया था। और 1865 ईस्वी में बनाया गया था। और ओलंपिया में क्या किया गया है, एक बेश्या का चित्र चित्रित किया गया है। ओलंपिया में जो चित्रित किया गया है वो आपके एक बेश्या का चित्र चित्रित किया गया है। और इसकी तुलना किससे की जाती थी, आपके टिशियन जो थे, टिशियन ने अपने उर्बीनों से इस चित्र की तुलना की है। अपने फेमस चित्र उर्बीनों से इसकी क्या की है, तुलना की है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग, और द आफ्टर बात उसके बाद का है। फिर चलिए देखते हैं इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, मोनालिसा, द लेस मेकर, फिर ओलंपिया। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर। कौन सा होगा, राइट ऑप्शन 3 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें पूछा जा रहा है आरंभ से ही, कथन और कारण का है। तो आरंभ से ही वुडकट एवं वुड इनग्रेविंग के माध्यम का उपयोग चाक्षुष अभ्यंजना एवं निर्देशन के लिए अत्यधिकता से किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि आरंभ से ही वुडकट और वुड इनग्रेविंग के माध्यम का प्रयोग जो होता था वो चाक्षुष अभ्यंजना
यौन निर्दर्शन के अत्यधिकता से किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा, फिर उसके बाद आपका कारण देखते हैं, कारण कौन सा होगा। कारण है वुडकट प्रारंभ से किसी भी लकड़ी के रेशे पर किया जा सकता है और पर वुडकट इनग्रेविंग के लिए विशेष लकड़ी की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता होती है? विशेष प्रकार के लकड़ी की आवश्यकता होती है, और जिसके रेशे जो होते हैं इसको खड़े रेशे में काटा जाता है। तो वहीं पे देखते हैं कि इसमें क्या है, आरंभ से ही वुडकट एवं वुड इंग्रेविंग के माध्यम का उपयोग चार्ट्स संवेदना और निर्देशन के लिए अत्यधिकता से किया जा रहा है। तो ये कौन सा होगा, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? ए ठीक है पर आर आंशिक रूप से ठीक है, फिर ए और आर दोनों ठीक है, ए ठीक है पर लेकिन आर ठीक नहीं है, फिर है ए ठीक है पर आर संभव नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? इसमें देखिए ये जो कथन है वो आपका राइट है। क्या है? कथन आपका जो है वो राइट है। फिर यहाँ पे देखिए वुडकट प्रारंभ से ही किसी भी लकड़ी के रेशे पर किया जा सकता है, यानी वुडकट का प्रारंभ जो हुआ था वो आपके चीन से ही प्रारंभ हुआ था। वुडकट का प्रारंभ जो हुआ था वो चीन से ही हुआ था। वहाँ पे छापा प्राप्त करने के लिए, जिसे हम कहते हैं उभारधार सतह प्रणाली, उसमें क्या किया जाता था, कास्ट ब्लॉक पर क्या किया जाता था, चित्र को यानी कि कास्ट ब्लॉक की कटिंग कर ली जाती थी, वुडकट कर लिया जाता था, उसे उभारदार सतह प्रणाली जिसे कहा जाता था। अर्थात ये सतह छापनी है हमें, ये सतह जो है ये छापनी है। तो ये सतह हम ऊपर यानी इसके नीचे वाले भाग को हम निकाल देते थे और ऊपरी भाग जो होता था ये उठाता था, और इसमें क्या करते थे, फिर रबर ब्रेयर की सहायता से यानी रबर रोलर की सहायता से इस पर हम क्या करते थे, चित्र को अप्लाई कर देते थे, चित्र को लगा देते थे। उसके तत्पश्चात क्या करते थे, इस पर हम कागज को रख कर उस पर समान दबाव डालते थे, कागज को रखकर समान दबाव डालते थे, तत्पश्चात हम क्या करते थे, अपना छापा प्राप्त कर लेते थे। तो कास्ट ब्लॉक यानी इसी, और सबसे पहले जिसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, आपके चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। और ये कास्ट ब्लॉक जो है यानी इसको बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी ज़्यादा उपयुक्त होती थी, तो वो आपकी जो होती थी पेड़ की अनुप्रस्थ लकड़ी उपयोगी होती थी। पेड़ की अनुप्रस्थ लकड़ी, या इसे ही अंत के ग्रेन वाली लकड़ी भी कहते थे। क्या कहते थे? अंत के ग्रेन वाली लकड़ी भी कहते थे, या अत्यधिक तैलीय मात्रा वाली लकड़ी कहते थे। ये लकड़ी जो होती थी वो क्या होती थी, वुडकट के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती थी। ये लकड़ी जो होती थी वो वुडकट के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती थी। वहीं पे देखिए जो कहा जा रहा है कि जिसके रेशे जो होते हैं इसको रेशे में खड़ा काटा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका पेड़ हो गया। क्या हो गया आपका? ये पेड़ हो गया। तो इसमें जो अनुप्रस्थ यानी अनुदैर्घ्य लकड़ी जिसे कहते हैं वो ऐसे कटती थी। कैसे कटती थी? वो ऐसे कटती थी। अनुप्रस्थ यानी अनुदैर्घ्य लकड़ी जो कटती थी वो ऐसे कटती थी। वहीं पे क्या होता था, तभी हम अच्छे यानी वुड ब्लॉक को अच्छे से बना सकते थे। यही लकड़ी जो होती थी अत्यधिक तैलीय मात्रा वाली जो लकड़ी होती थी, तैलीय भाग वाली, यही लकड़ी वुडकट के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। और उसके बाद फिर देखते हैं इसको काटने के लिए औजारों की आवश्यकता होती थी। तो हमारे औजार जो होते थे वो एक तो था आपका रूखानी। क्या था? रूखानी। एक मिनट देखते हैं क्या था, वो आपका रूखानी था, जिसे हम क्या कहते थे, रूखानी कहते थे। और रूखानी को हम क्या कहते थे? गौज कहते थे। क्या कहते थे? रूखानी को ही गौज कहते थे। रूखानी को ही हम क्या कहते थे? गौज कहते थे। और एक था आपका ब्यूरिन, जिसे तछड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तछड़ी को ही हम क्या कहते हैं? ब्यूरिन कहते हैं। ब्यूरिन आप लोगों ने सुना होगा, ब्यूरिन का नाम। ब्यूरिन को ही क्या कहते हैं? तछड़ी कहते हैं। और ये गाज क्या होता था? ब्यूरिन क्या होता था? आपके मशरूम के आकार का होता था। मशरूम अर्थात जो खुम्बी के आकार का होता था। मशरूम तो आप लोग देखे ही होंगे, तो वो कैसा होता था? मशरूम के आकार का होता। जैसे ये हुआ आपका, ये हुआ, और उसी में ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, ये देखिए फिर ऐसे बनता था।
ऐसे बनता था। कैसे बनता था ये? ऐसे मशरूम की खुम्भी के आकार का होता था। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्यूरिन कहते हैं, अर्थात तछड़ी। इसी से हम पेड़ की कटाई करते हैं, फिर बुड़कट तैयार करते हैं। एक आपका गॉज आता है। गॉज भी कैसे होता है आपका? गॉज ऐसे हो बनता है आपका। गॉज जो होता है वो ऐसे तैयार होता है आपका। ये गॉज है। ये क्या है आपका? ये आपका गॉज है। क्या है आपका? ये गॉज है। ये गॉज है और ये आपका ब्यूरिन अर्थात तछड़ी है। इसी की सहायता से हम पेड़ की अनुप्रस्थ लकड़ी को काटते हैं, उसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपके, ये कथन और कारण दोनों ऑप्शन क्या है? सही हैं। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कथन और कारण दोनों ऑप्शन सही हो गए। तो इसमें कहाँ पे दिया गया है कथन और कारण? यानी ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए देखते हैं फिर रबर रोलर को कहते हैं। पहला है ब्लेड है, दूसरा है बुश है, यानी उसके बाद फिर क्या है आपका? ब्रेयर है, फिर आपका क्या है? ब्रीजर है। तो इसमें पूछा जा रहा है रबर रोलर को क्या कहते हैं। तो रबर रोलर अभी हमने क्या बताया कि एक वुडकट का छापा प्राप्त करने के लिए एक उपकरण होता है, जैसे आपका तछड़ी अर्थात ब्यूरिन या गॉज या फिर रुखानी हो गया, और उसी के अंतर्गत आपका ब्रेयर भी आता है जो कि रबर रोलर का बना होता है। उसी की सहायता से हम वुडकट पर अर्थात उभारदार सतह प्रणाली हुई उस पर क्या करते हैं? रंग को अप्लाई करते हैं, कलर को, स्याही को लगाते हैं। तत्पश्चात हम कागज को रखकर फिर छापा प्राप्त करते हैं। तो आपका ब्रेयर क्या हो? इसमें रबर रोलर को क्या कहते हैं? ब्रेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेयर कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। एक्वा टिंट बनाया जाता है, इसमें पूछा जा रहा है एक्वा टिंट बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका रेजिन है, फिर पानी है, उसके बाद है गम अरेबिक है, उसके बाद क्या है आपका? जिलेटिन है। तो इसमें पूछा जा रहा है एक्वा टिंट जो बनाया जाता था वो किस उसमें बनाया जाता था। तो आप क्या बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? एक्वा टिंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात रेजिन सही होगा। कौन सा? रेजिन। वहीं पे एक्वा टिंट को आपके क्या कहते हैं? जैसे आपका एक्वा टिंट, इसी का अन्य नाम जो है उसे कहते हैं जलीय आभा। क्या कहते हैं? जलीय आभा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जलीय आभा कहते हैं। और एक्वा टिंट की खोज कब हुई थी? अगर यहीं पे पूछता है एक्वा टिंट की खोज कब हुई थी तो क्या बताएंगे आप? 1768 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में? 1768 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो आपके कौन थे? जीन बैपिस्ट थे। कौन थे? जीन बैपिस्ट थे। जीन बैपिस्ट थे। उन्होंने क्या की थी? जीन्स बैपिस्ट ली प्रिंस, इनका क्या नाम है? जीन बैपिस्ट ली प्रिंस नाम था। और इन्होंने कहाँ पे की थी ये? अर्थात ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। और वहीं पे इन्होंने क्या किया था? एक्वा टिंट की खोज 1768 ईस्वी में किया था, जिसे जलीय आभा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक्वा टिंट बनाने के लिए हम कापर की या फिर कापर हुआ, जिंक हुआ, ये इन प्लेटों की 16 से 18 गज यानी 16 से 18 इंच मोटी क्या लेते थे हम इसको बनाने के लिए? लगभग 16 से 18 इंच मोटी जो होती थी गेज की मोटी प्लेट ले लेते थे। प्लेट के क्या टुकड़े को ले लेते थे, उसके तत्पश्चात हम क्या करते थे? उस पर गेज मोटी प्लेट के टुकड़े को ले लेते थे। किसके? प्लेट के टुकड़े को ले लेते थे। उसके पश्चात क्या करते थे हम? इस पे आपका रेजिन बॉक्स आता है, डस्टिंग बॉक्स एक होता है। तो डस्टिंग बॉक्स से क्या करते थे? प्लेट पर हम एक्वा टिंट डस्ट बॉक्स की सहायता से रेजिन का छिड़काव करते थे। और रेजिन क्या है आपका? रेजिन एक यानी अम्ल अंकन का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अम्लांकन करते हैं, एचिंग करते हैं। तो रेजिन को ले लेते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं? रेजिन का जब छिड़काव प्लेट पर कर देते हैं तत्पश्चात इसको हम हीटर पर रख देते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जिससे कि आपका रेजिन जो है वो किसमें चिपक जाए? प्लेट में साधारणतः चिपक जाए। उसके बाद क्या करते हैं? हल्का सा जब गर्म कर देते हैं तो आपका रेजिन उसमें चिपक जाता है प्लेट में। और ये अम्ल क्षारीय यानी प्रतिरोधी होता है, अम्ल को रोकने वाला होता है। उसके बाद क्या करते हैं? फिर प्लेट की सतह पर उसके आगे पीछे हम क्या करते हैं? स्टॉप आउट बर्निश लगा देते हैं, यानी स्टॉप आउट बर्निश लगा देते हैं। फिर उसके पश्चात हम क्या करते हैं?
इसको अम्ल में डाल देते हैं। क्या करते हैं? अम्ल में डाल देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपके रेजिन होता है वहाँ वहाँ पे अम्ल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, ये क्योंकि अम्ल प्रतिरोधी क्षारीय तत्व होता है, तो वहाँ पे अपना अम्ल प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो उसके पश्चात क्या करते हैं? अम्ल में डालने के पश्चात इसको हम जब निकालते हैं तब इस पर हम अपनी आकृति को स्केच कर लेते हैं, यानी कि अपनी आकृति को स्केच कर लेते हैं। फिर इसमें जैसा हल्का या ज़्यादा, जैसा भी हमें गहराई और या ऊंचाई में, समतल में जैसा भी छापा लेना होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम अपनी सतह को तैयार करते हैं। तो एक बार जैसे हमें हल्का छापा लेना है तो पहले क्या करते हैं? हम उसको रेजिन का छिड़काव करके फिर अम्ल में आउट ऑफ बर्निश लगा के अम्ल में डाल देते हैं। उसके बाद फिर निकाल लेते हैं। फिर जैसे हमें छापा प्राप्त करना होता है फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आउट ऑफ बर्निश लगाते हैं और फिर उसे पुनः क्या करते हैं? अम्ल में डाल देते हैं और उस पर अपनी आकृति फिर निकाल के अपनी आकृति जो होती है वो पुनः उस पर स्केच कर लेते हैं। स्केच करने के पश्चात फिर हम अम्ल में डाल देते हैं। तो जितनी दूरी हमारी आउट ऑफ बर्निश होती है वहाँ पे अम्ल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। जहाँ जहाँ पे वो आकृति बनी होती है वहीं वहीं पे क्या होता है? अम्ल अपना प्रभाव दिखाता है और वहीं पे वो प्लेट की कटिंग करता है। फिर तत्पश्चात हम क्या करते हैं? उस पर इंक लगाते हैं और उसके बाद फिर प्रिंटिंग अर्थात छापा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक्वा टिंट की सारी हिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपके पूरे छापा कला यानी एक्वा टिंट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। तो इसमें कौन सा होगा? एक्वा टिंट बनाया जाता है किसके माध्यम से? रेजिन के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता चित्रों से प्रभावित चित्रकार हैं। पहला है आपका अवनींद्र नाथ टैगोर है, फिर विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, फिर अमृता शेरगिल है, उसके बाद गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। तो अजंता के चित्रों से कौन प्रभावित है? अजंता के चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन है? आपकी अमृता शेरगिल है। कौन है? अमृता शेरगिल है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, जिनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। और अमृता शेरगिल की माता जो थी एक हंगेरियन थी और इनके पिता जो थे वो भारतीय थे। और इन्होंने अपने कजिन से शादी भी की थी, यानी कि अपने मामा के लड़के कजिन से इन्होंने शादी कर ली थी। और जब ये हंगरी से भारत आई थी तो इन्होंने समर यानी शिमला में अपना हिल स्टेशन बनाया हुआ था और अजंता के चित्रों से ये बहुत प्रभावित हुई थी। अजंता के चित्रों से प्रभावित होकर वो यहीं पर वहाँ के चित्रण यानी कि इनके चित्रण का जो विषय था वो विषाद था, दुख था। और अमृता शेरगिल का एक कथन भी है, उन्होंने कहा था शायद अगर भारत में गरीब ना होते तो मेरे चित्रण का विषय ही ना होता। अमृता शेरगिल का एक जो कथन था वो था शायद भारत में गरीब ना होते तो मेरे चित्रण का विषय ही ना होता। इन्हें क्या कहा जाता है? नम आँखों की चितेरी कहा जाता है। इनका माध्यम क्या था? विषाद था। इन्होंने दुख को, ग्रामीण जीवन को अपने चित्रों में व्यक्त किया है। तो चलिए देखिए, और इनकी अल्पआयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दिया गया है, नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सेकंड के जोड़े को मिलाएं, इसको सुमेल करना है। तो पहली सूची में फिर सेकंड सूची में देखते हैं कौन सा है। पहला है बाउहाउस, फिर बी है सॉफ्टवेयर, सी है प्रिंटिंग, फिर है राइटिंग। तो इसमें देखिए फिर दूसरी तो सूची में क्या है? डेविड ओगलबी हैं, जॉन गुटेनबर्ग हैं, बिल गेट्स हैं, वाल्टर गेट्स हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसको मिलान करने के लिए दिया जा रहा है। तो आपका बाउहाउस आंदोलन जो था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये 1919 ईस्वी में बीमर जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। बीमर जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। और बाउहाउस जो था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके वाल्टर गेट्स। कौन थे? वाल्टर गेट्स। और ये कहाँ के थे? यानी बीमर के एक ये स्थापत्यकार थे। क्या थे? बीमर के एक स्थापत्यकार थे। वाल्टर गेट्स जो थे आपके बीमर के एक स्थापत्यकार थे। और बाउहाउस यानी बाउहाउस का अर्थ क्या होता है? बाउहाउस का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे बाउ मतलब बनाओ, बाउ मतलब बनाओ, हाउस मतलब घर, अर्थात घर बनाओ। क्या बनाओ? घर बनाओ। भविष्य के निर्माण का दावा यहाँ पे किया गया था। क्या किया गया था? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए भविष्य के निर्माण का दावा ही इस आंदोलन में इसका कथन था, भविष्य के निर्माण का दावा। और भविष्य के निर्माण का दावा, उसके बाद समयाच्छेदित सिद्धांत यानी समयाच्छेदित का सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। समयाच्छेदित
समयाच्छेदित का सिद्धांत जो है इसी से संबंधित है। समयाच्छेदित का सिद्धांत जो है वो इसी से संबंधित है। इसमें क्या था, बाउहाउस यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में वीमर जर्मनी में हुआ था। तो इसमें था कि वो क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जो विध्वंस हुआ था तो वहाँ के कलाकारों द्वारा यानी कि वहाँ के लोगों द्वारा कलाकारों को, स्थापत्यकारों को तैयार करना था, जिससे कि जर्मनी में हम फिर से पुनर्निर्माण कर सकें। उसी लिए ये बाउहाउस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, वीमर जर्मनी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो आपके वाल्टर गेट्स हैं, और ये क्या है, स्थापत्यकार हैं। और इसका सिद्धांत क्या है, समयाच्छेदित का सिद्धांत है। उसके बाद समयाच्छेदित खिड़कियां एक आता है, वो किस बात का सिद्धांत है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो किस बात का सिद्धांत है। उसके बाद चलिए देखते हैं, बाउहाउस आपका वाल्टर गेट्स हो गए। उसके बाद फिर देखिए पहले का कौन सा, पहले का चौथा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है पहले का चौथा, ये राइट ऑप्शन कौन सा है, इसमें 3 है। कौन सा है, अगर इस तरह के सुमेल वाले क्वेश्चन में अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपको आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकते हैं, या वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तो इसमें देखिए पहला तो यही राइट ऑप्शन 3 ही होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन 3 ही होगा। तो सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, ये आपके बिल गेट्स होंगे। क्या होंगे, बिल गेट्स होंगे। फिर प्रिंटिंग किससे है, आपका प्रिंटिंग जो है ये आपके जॉन गुटेनबर्ग होंगे। और जॉन गुटेनबर्ग को ही क्या कहा जाता है, टाइपोग्राफी का पिता कहा जाता है। टाइपोग्राफी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जॉन गुटेनबर्ग को। और ये कहाँ के निवासी थे, ये मेंज जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे, मेंज जर्मनी के निवासी थे। और इन्होंने टाइपोग्राफी की यानी मूवेबल टाइप का आविष्कार कब किया था, मूवेबल टाइप का जो आविष्कार किया था इन्होंने 1450 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1450 ईस्वी में किया था। और इन्हें टाइपोग्राफी का पिता भी कहा जाता था। प्रिंटिंग आपकी किससे संबंधित है, जॉन गुटेनबर्ग से। और इसी मूवेबल टाइप से क्या हुआ था, 22 लाइनों की एक बाइबल भी टाइप की गई थी। शुरुआती दौर में 22 लाइनों की एक बाइबल भी इसी मूवेबल टाइप से ही प्रिंटिंग की गई थी। उसके बाद में अगर पूछा जाता है भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थापित हुआ, तो वो हुआ आपका 1556 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, गोवा में हुआ था। ईसाई मिशनरियों अर्थात पुर्तगालियों के द्वारा, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में आपके गोवा में भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया गया था। अर्थात भारत की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी। कहाँ पे, आपके गोवा में खोली गई थी। चलिए देखते हैं। उसके बाद फिर आपका राइटिंग किससे होगा, डेविड ओगलबी से होगा। राइटिंग क्या है, किससे संबंधित है, आपके डेविड ओगलबी। डेविड ओगलबी को क्या कहा जाता है, विज्ञापन का पितामह कहा जाता है। डेविड ओगलबी जो हैं आपके वो विज्ञापन के पितामह कहलाते हैं। अगर वहीं पे पूछते हैं कि महिलाओं की मुक्तिदाता का पिता कौन है, महिलाओं की मुक्तिदाता का पिता, महिलाओं की मुक्ति दाता का पिता कौन कहलाता है, तो आपके जूल्स चैरेट कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे, जूल्स चैरेट कहलाएंगे। अगर वहीं पे पूछता है भारतीय विज्ञापन का पितामह, भारतीय विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है, भारतीय विज्ञापन का पितामह, तो वो आपके होंगे अलेफ पदमसी। कौन होंगे, अलेफ पदमसी होंगे, अलेफ पदमसी होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा था, राइट ऑप्शन 3 था। अर्थात इसमें कौन सा होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर शिशु में एक कलाकार है। कथन क्या है आपका, हर शिशु में एक कलाकार है। उसके पश्चात क्या है, फिर आपका उसके पश्चात क्या है, कारण क्या है, शिशु एक मानव जैसा ही अपने व्यक्तित्व एवं विशेष सिद्धांत की खोज एवं शिशुकला की खोज समांतर है। तो इसमें कथन और कारण दिया गया है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। ए और आर ठीक है पर आर ए का ठीक विवरण नहीं है। फिर ए और आर ठीक है पर आर ए का ठीक विवरण है। ए और आर दोनों ठीक नहीं है। ए ठीक है पर आर ठीक नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए और आर ठीक है और आर ए का ठीक विवरण है। अर्थात राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका 2 होगा। अर्थात इसमें कथन और कारण जो हैं वो दोनों आपके सही हैं। फिर चलिए देखते हैं फिर 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 14वां क्वेश्चन है, अंदर से खाली साँचे द्वारा बनाए गए
बनाए गए शिल्प को सही अनुक्रम में लगाएं। तो इसमें मूर्तिकला विधा जो आपकी थी, जिसे लास्ट बैक्स प्रोसेस भी कहा जाता है या श्रेयपर्द्यू कहा जाता है, तो ये सारी विधाएं जो थी आपकी मूर्ति ढालने का एक विधान है। इसमें पहला ऑप्शन में क्या है, कोर को भरना, फिर है उसके बाद क्या है आपका मोम लगाना, फिर है आपका रनर, फिर उसके बाद क्या है आपका रनर लगाना, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, फिर है पीस मोल्ड। तो इसमें दूसरा है आपका, दूसरा देखते हैं कौन सा है, दूसरा है पीस मोल्ड हटाना, मोम लगाना, रनर लगाना, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, फिर कोर को भरना। तीसरा है मोम लगाना, कोर को भरना, पीस मोल्ड हटाना, रनर लगाना, इन्वेस्ट मोल्ड लगाना। उसके बाद है चौथा मोम लगाना आपका, फिर पीस मोल्ड हटाना, कोर को भरना, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, फिर रनर लगाना। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है आपका एक मूर्ति ढालने के अर्थात धातु ढलाई करने की एक विधा है, जिसे क्या कहा जाता है, लास्ट बैक्स प्रोसेस भी कहा जाता है, या लुप्त मोम ढलाई विधि भी कहा जाता है, मधुचिष्ट विधा कहा जाता है, श्रेयपर्द्यू है, धातु कास्टिंग है। ये सारी चीज़ें क्या है आपके मूर्तिकला ढालने की विधा है, अर्थात उनका अन्य नाम है। इसमें पूछा जा रहा है कैसे मूर्तियों की ढलाई की जाती थी। तो इसमें क्या होता था कि पहले जिस मूर्ति का हमें साँचा बनाना है, जिस मूर्ति को बनाना है, उसको हम पहले क्या करते थे, मोम का एक मॉडल बना लेते थे। मोम का क्या करते थे, जैसे हमें प्रतिकृति बनानी होती थी उसी के अकॉर्डिंग हम मोम का क्या बना लेते थे, एक साँचा बना लेते थे, अर्थात मोल्ड बना लेते थे। उसके पश्चात उसमें क्या करते थे, पीओपी का प्लास्टर करते थे। किसका प्लास्टर करते थे, पीओपी का। इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उस पर मोम के ऊपर क्या करते थे, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाते थे। उसके तत्पश्चात क्या करते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के साथ ही यानी लगाने के साथ ही हम क्या करते थे, उसमें फिक्स रनर बनाते चलते थे। फिक्स रनर क्या होता था, वो एक बिंदु के टाइप का होता था, पतली बिंदु के टाइप का होता, जिससे कि मोम बाहर आती थी और हम धातु को अंदर उसमें डाल सकते थे। तो उसे क्या कहते थे, फिक्स रनर। अर्थात पहले हम मोम का एक मॉडल बना लेते थे, लूडो बना लेते थे, तत्पश्चात उस पर क्या करते थे, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाते थे, यानी पीओपी और क्या कहते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड चढ़ाते थे। और मोल्ड चढ़ाने के साथ ही हम फिक्स रनर भी बना लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, अपनी धातु को उसके अंदर क्या कर, फिर उसके बाद उसको हम पकाते थे, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाने के पश्चात उसको पकाते थे। उसमें फिर जो हमारी मोम थी उसे फिक्स रनर के माध्यम से क्या करते थे, उड़ेल देते थे, यानी गिरा देते थे। और उसमें जिस धातु की हमें मूर्ति बनानी होती थी उस धातु को उसके अंदर डाल देते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्थात उस मोल्ड को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर आपकी क्या होती है, वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन उस पर फिर जो भी बर रह जाते थे, यानी धातु पे जो भी कांटे रह जाते थे थोड़ा बहुत, उसकी सफाई भी हम लोग कर लेते थे। यानी उसी को क्या कहते थे, धातुओं पर जो मोल्ड बनाने के तोड़ने के बाद जो भी थोड़ा बहुत बर रह जाता था उसे काटा कहते हैं। यहाँ से भी यानी पूछा जाता है बर का संबंध किससे है, तो वो आपके धातु से है। किससे है बर का संबंध, आपके धातु से रह जाता है। तो उसके बाद इसको हम सैंड पेपर अर्थात रेगमाल की सहायता से इसको हम साफ कर देते थे इस बर को। तत्पश्चात क्या करते थे, इसमें पतीना चढ़ाते थे। पतीना क्या है, आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। पतीना क्या है, आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। ग्लेजिंग करने की एक प्रक्रिया होती है। पतीना क्या होती है, आपका ओप चढ़ाने की या ग्लेजिंग करने का, ग्लेजिंग रंग की एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, पहले तो हम मोम का मॉडल बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, अर्थात इसमें देखिए मोम का मॉडल कहाँ है, मोम लगाना, कोर को भरना, ये नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 4 होगा। पहले हम मोम का मॉडल बनाएंगे, फिर पीस मोल्ड बनाएंगे, अर्थात इसमें पीओपी का मॉडल चढ़ाएंगे। फिर कोर, उसके साथ हम क्या करते हैं, कोर यानी रनर को बनाते हुए चलते हैं। फिर कोर को भरेंगे, अर्थात जो धातु हमें बनानी है उसके अंदर उसको हम भरेंगे।
तत्पश्चात क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, अर्थात मोल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे। उसके बाद रनर लगाना। तो अर्थात इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा इसमें 4, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 15वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए सूची के अनुसार कौन सा जोड़ सही है, इसमें पूछा जा रहा है। नीचे दिए सूची दिए गई हैं, इनका मिलान करना है। पहला है आपका नाम गाबो। नाम गाबो ये क्या, कौन है, एक कलाकार है। नाम गाबो जो हैं वो एक कलाकार हैं। और ये किस वाद से संबंधित हैं, आपके नाम गाबो जो हैं वो किस वाद से संबंधित कलाकार हैं, ये आपके संरचनावाद से संबंधित कलाकार है। किस वाद से, संरचनावाद से, संरचनावाद से संबंधित कलाकार हैं। संरचनावाद का प्रारंभ 1913 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था, रूस में हुआ था। और नाम गाबो आपके क्या है, काइनेटिक शिल्प के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, यानी काइनेटिक शिल्प की खोज किसने की थी। तो अगर काइनेटिक शिल्प की खोज पूछा जाता है तो वो आपके नाम गाबो हैं। कौन है, नाम गाबो हैं, नाम गाबो हैं आपके। और काइनेटिक शिल्प के प्रसिद्ध कलाकार अगर पूछा जाता है तो प्रसिद्ध कलाकार अगर पूछा जाएगा, प्रारंभ तो खोज तो नाम गाबो ने की, लेकिन प्रसिद्ध कलाकार जो थे वो आपके थे अलेक्जेंडर कार्ल्डर। अलेक्जेंडर कार्ल्डर थे। कौन थे वो आपके, अलेक्जेंडर कार्ल्डर थे, अलेक्जेंडर कार्ल्डर थे, अलेक्जेंडर कार्ल्डर थे। और काइनेटिक शिल्प की खोज किसने की, नाम गाबो। ये आपके पाश्चात्य में हो गया। अगर वहीं पे आधुनिक और समकालीन में पूछा जाएगा तो काइनेटिक शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं, एक आधुनिक और समकालीन चित्रकार है आपकी अंकित पटेल। कौन है, अंकित पटेल। ये किसके लिए फेमस है, काइनेटिक शिल्प। काइनेटिक शिल्प क्या है, चलायमान मूर्ति, यानी कि इसे क्या कहते हैं, चलायमान शिल्प। इसे इस प्रकार इस मूर्ति को बनाया जाता है कि नृत्य करते हुए वो प्रतीत होती है, दर्शक के सामने जो होता है वो नृत्य करते हुए प्रतीत होती है। तो ये किस वाद से संबंधित होंगे, ये कौन सा होगा, इसमें बताएंगे आप लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखते हैं नीचे कौन सा ऑप्शन है, नाम गाबो, पहले का दूसरा। इसमें क्या होगा, पहले का दूसरा होगा, अर्थात रियलिस्टिक मैनिफेस्टो। तो पहले का दूसरा कहाँ है, इसमें 3 में है। किस राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरे का क्या है, स्पेन। स्पेन में क्या है आपकी, गुएर्निका है, गुएर्निका है। गुएर्निका का चित्र किसने बनाया था, पिकासो ने बनाया था। किसने बनाया था, पिकासो ने बनाया था। और किस सन में बनाया था, 1937 ईस्वी में बनाया था। किस सन में, 1937 ईस्वी में बनाया था। और गुएर्निका आपके स्पेन से संबंधित है। और पाउलो पिकासो किस वाद से है, घनवाद से संबंधित कलाकार हैं। गुएर्निका का माध्यम का था म्यूरल पेंटिंग, ऑयल ऑन कैनवास था। फिर इसकी माप जो थी 11.5 से 25.5 फीट थी। तो और गुएर्निका क्या था, ये स्पेन से लगा हुआ उसका सीमावर्ती क्षेत्र था, जिसे जर्मन तानाशाहियों द्वारा उस पर आक्रमण किया गया था, विध्वंस किया गया था। उसी को ही पिकासो ने क्या किया था, अपने चित्र में दर्शित किया था और उसका प्रतीकात्मक चित्र बनाया था। उसका क्या बनाया था, प्रतीकात्मक चित्र बनाया था। और पिकासो की यह कृति जो है वो अत्यथार्थवाद और घनवाद से का मिश्रित रूप है। क्या है, घनवाद और अत्यथार्थवाद का मिश्रित रूप है। तो उसके बाद फिर क्या आता है आपका, मालेविच या काश्मीर मालेविच। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, काश्मीर मालेविच जो हैं ये क्या है आपका, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ये किससे संबंधित होंगे, ये काश्मीर मालेविच जो हैं ये किस वाद के आपके हैं, ये हैं सुरीलवाद के। किस वाद से संबंधित कलाकार हैं, सुरीलवाद के। किस वाद के, सुरीलवाद के। और सुरीलवाद को हम क्या कहते हैं, ऑर्फिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और फिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और फिज्म कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी, इस वाद की खोज कहाँ पे हुई, 1912 ईस्वी में। कहाँ पे हुई, आपके फ्रांस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, 1912 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। उसी के एक कलाकार हैं आपके काश्मीर मालेविच। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है सफ़ेद पर सफ़ेद। क्या है, एक प्रसिद्ध चित्र था सफ़ेद पर सफ़ेद। इनका एक प्रसिद्ध चित्र जो था वो क्या था, सफ़ेद पर सफ़ेद था।
और ये अमूर्त कला से संबंधित कलाकार हैं आपके काजवीर मालेविच। फिर आपका है मार्सेल धुंसा। मार्सेल धुंसा जो थे वो रेडीमेड ऑब्जेक्ट से होगा। क्या होगा? रेडीमेड ऑब्जेक्ट से होगा। मार्सेल धुंसा जो थे आपके किस वाद से संबंधित कलाकार थे? मार्सेल धुंसा जो थे वो आपके किस वाद से थे? तो दादावाद से संबंधित थे। किस वाद से? दादावाद से संबंधित कलाकार थे। और दादावाद की शुरुआत कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। दादावाद की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद देखते हैं फिर ये मार्शल धुंसा जो थे, इन्हें वैचारिक कला का प्रथम तथा पिता भी कहा जाता है। कंसेप्चुअल आर्ट का पिता जो थे वो आपके कौन थे? मार्शल धुंसा थे। इन्होंने क्या किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वहाँ की जो भी सारी यानी कि चीज़ें थी उसके विरोध में उसको बनाना आरंभ किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक 1917 यानी 16 में तो इसकी शुरुआत हुई और 17 में इसकी प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक मूत्र पात्र को वहाँ पे रख दिया था और उस पर क्या लिख दिया था? आर्मिट नाम से हस्ताक्षर कर दिए थे। और उसका नाम क्या रख दिया था? फव्वारा। क्या रख दिया था? फव्वारा अर्थात फाउंटेन। उसका नाम रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? फव्वारा फाउंटेन। तो ये वैचारिक कला की प्रथम कृत क्या मानी जाती है? फव्वारा मानी जाती है। रेडीमेड आर्ट्स, बनी बनाई कला जिसे कहते हैं। और मार्शल धुंसा ही वैचारिक कला के प्रथम पिता यानी पिता वैचारिक कला के पिता कहे जाते हैं। और वैचारिक कला की प्रथम कृत कौन सी है? फव्वारा है, जो क्या था, एक मूत्रपात था और उसमें मार्शल धुंसा ने आर्मिट नाम से हस्ताक्षर करके उसको प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था, कर दिया था। और वो प्रदर्शनी कब लगी थी? आपकी 1917 ईस्वी में लगी थी। कब लगी थी? 1917 ईस्वी में लगी थी। तो यहाँ पे भी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। और इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन है आपका कौन सा है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। तो हमारी ये सीरीज़ जो थी ये 15 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। और ये सिर्फ 15 क्वेश्चन ही इसमें नहीं थे, इसमें कम से कम आपके 50 से 60 क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन कवर होते हैं। और आप इसमें अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो या फिर आपकी जो भी कमेंट हो, रिव्यू हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं जिससे कि अपने कंटेंट को और अच्छा मतलब अपने कंटेंट को और अच्छा बना सकूं। और जो भी मतलब आपका रिव्यू होगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशनल का काम करते हैं। आपके कमेंट जो होते हैं वो ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चलिए, अगर मेरा ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।